चलिए हम जो है आज हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत में डचों का आगमन किस प्रकार से होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने जो है पिछली क्लास में जो हिस्ट्री की मेरी क्लास चली थी उसमें पुर्तगालियों के आगमन के विषय में आपको बताया कि किस प्रकार से नए रास्ते की खोज हुई, कैसे वहाँ यहाँ पर आए, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनियाँ बनाई, कहाँ कहाँ पे जो है कि वो कैसे जो है यहाँ पे राजनीतिक चीज़ों में हस्तक्षेप करने लगे और उसका प्रभाव क्या रहा। अब देखिएगा कि जब पुर्तगाली आते हैं उसके बाद जो है भारत में डच भी आते हैं। डच, ये जो डच हैं वर्तमान समय में जो हॉलैंड है, हॉलैंड, इसकी नागरिकता जो है डच कहलाती है, नागरिकता डच कहलाती है। और ये जो डच हैं आप देखेंगे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत में आए हैं। वहीं पे अगर आप डचों को देखोगे तो अगर घूमने के पर्पज से या उस तरह से नाविक के रूप में अगर आने की बात करें तो ये 1500 जो है 83 में जो है कि यहाँ पे आते हैं, 89 तक रहते हैं। फिर उसके बाद अगर व्यापार की बात करोगे तो ये 1595 से ये व्यापार के लिए निकलते हैं और 1602 में एक कंपनी बनती है वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो हॉलैंड की कंपनी है। ये सारी चीज़ें जो है एक क्रम में चलती है। अब देखो पुर्तगालियों को जो है कि हम लेते हैं, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाली जो कंपनी है वह एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और वहीं पे अगर मैं डचों की बात करूं तो डच जो है कि क्या है, प्राइवेट जो है कि कंपनी है, यानी जो है इसको कई लोग जो है कि मिलके बनाते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश भी जो है कि क्या है, प्राइवेट कंपनी है, यानी निजी जो है संस्थाएं हैं जो अपना व्यापार करती हैं, सरकार से परमिशन लेती हैं कि भैया हम जो है व्यापार करना चाहते हैं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, बेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, वो 1602 में बनती है और जो है कि 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको छूट दी जाती है। अब हम जो है कि देखते हैं कि डच और पुर्तगाली में क्या अंतर था। आप देखेंगे कि जो 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी वाणिज्यवाद का युग चल रहा है, वाणिज्यवाद का युग चल रहा है। और इसमें एक होड़ मची हुई है कि कौन जो है कि जाके किन क्षेत्रों पे कब्जा करता है, किन व्यापारिक जो है जगहों पे जाके वो कब्जा करता है, एक होड़ सी मची हुई है। क्योंकि पुर्तगाली जो है सफल हो चुके थे इसमें, अब जो है कि और वहाँ के जो पश्चिमी यूरोप के देशों के लोग थे, चाहे वो डच हुए, चाहे ब्रिटिश हुए, चाहे आपका जो है कि फ्रांसीसी हुए, यह भी चाह रहे हैं कि हम भी जो है कि पूर्वी देशों के साथ इसी प्रकार का व्यापार करें। इसी उद्देश्य से वो यहाँ से निकलते हैं। और इसमें जो है सब डचों का जो है कि अगर मैं बात करूं कि तो डच जो है, एक डच यात्री है, एक जो डच यात्री है ह्यूगो वान लिंसांतन, ह्यूगो वान लिंसांतन, ये जो डच यात्री है वो 1583 में भारत आता है और 1589 तक ये रहता है गोवा में। कहाँ पे रहता है? गोवा में। डच अगर आप जो है कि मैप उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डच कहाँ पर हैं। हॉलैंड आप जो है उठा के देख लीजिए मैप में, आपको पता चल जाएगा कि हॉलैंड कहाँ पे है। वो उसी रास्ते से आते हैं जिस रास्ते से पुर्तगाली आए थे। तो ये जो ह्यूगो वान लिंसांतन है, इतने समय तक 5 साल तक ये गोवा में रहता है, फिर जो है वापस लौट जाता है हॉलैंड। और वहाँ जब ये लौटता है तो वो जो है भारत की समृद्धि के विषय में एक पुस्तक लिखता है, एक पुस्तक लिखता है कि विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे सोने, चांदी, हीरे, मोती जो है कि पर्याप्त हैं, समृद्धि से भरा हुआ देश है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ह्यूगो वान लिंसांतन इस बात को अपनी पुस्तक में लिखता है। वह पुस्तक जो है पूरे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में तहलका मचा देती है
और लोग जो है कि सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई देश है जहां पे इतना सोना चांदी हीरे मोती इतनी समृद्धि है, हम तो जो है कि कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इस पुस्तक ने पूरे पश्चिमी यूरोप में एकदम तहलका मचा दिया। और वहां से जो है कि क्या होता है कि जो यूरोप वासी हैं वो जो है भारत की तरफ जो है कि आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बड़े खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं। वहाँ पे बहुत खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनको मतलब कि जब उन्होंने इस किताब में पढ़ा ये सारी चीज़ें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी चल के देखें। और इसी क्रम में हॉलैंड वाले क्या करते हैं कि अपनी प्रारंभिक यात्रा शुरू कर देते हैं 1595 ईस्वी में। और वो जो है हॉलैंड से चलते हैं और भारत नहीं पहुंचते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जावा, सुमात्रा, वहाँ पे चले जाते हैं। इनकी प्रारंभिक यात्रा जो है कहाँ पे हुई है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बंटन, ठीक है, वहाँ पे होती है। और वहाँ जाते हैं और वहाँ बंटन यानी सुमात्रा के जो है कि राजा से जो है व्यापारिक समझौता करने में सफल हो जाते हैं। इसी क्रम में इनका व्यापार शुरू होता है, डच हॉलैंड वालों का इसी क्रम में व्यापार शुरू होता है। और 1602 में ये अपनी जो है कि जो यात्राएं कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। और कुछ लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी का नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। जो डच कंपनी है उसका मूल नाम है बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। 1602 में स्थापित होती है ये कंपनी। राजा के पास जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, परमिशन मांगते हैं कि भाई हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने चाहते हैं। राजा कहता है ठीक है भैया, टैक्स वगैरह जमा करो, 21 वर्षों के लिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, जाओ व्यापार करो, जाओ व्यापार करो। निकल पड़ते हैं व्यापार करने के लिए कंपनी के रूप में। और 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश है, यहां पर एक जगह है मछलीपट्टनम, भारत में पहली अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। व्यापारिक कोठी आपसे ये पूछ सकता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो निजी हाथों में थी, प्राइवेट हाथों में थी कि सरकारी कंपनी? तो प्राइवेट है, निजी हाथों की संस्था है। ह्यूगो वान लिंसांतन के विषय में जो है कि आप जान लीजिए, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उनकी प्रारंभिक यात्राएं कहाँ हुई हैं? तो दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों समूह पे हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 ईस्वी में हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या है? तो बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया को कितने समय तक जो है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली? तो 21 वर्षों के लिए मिली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ बनती है? मछलीपट्टनम में बनती है। कब बनती है? 1605 ईस्वी में। अब जो है कि ये जो डच हैं जगह जगह अपनी कोठियां बनाते हैं भारत में, और ये वहीं पे अपनी कोठी बनाएंगे जहां पे पुर्तगालियों ने पहले अपनी कोठी बना ली है, उसी के आसपास बनाएंगे, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते व्यापार कर रहे हैं और पुर्तगालियों ने भी समुद्र के जो तटीय स्थान है वहीं पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाई है। क्योंकि भारत का ये जो है कि भारत गांवों का देश है और जो भी चीज़ें भारत में होती हैं आप देखेंगे कि गांवों में हो रही हैं, भीतरी क्षेत्रों में हो रही हैं। तो अब ये कोठियां जो हैं इनके समुद्र के किनारे बन रही हैं, और ये जो समुद्र के किनारे कोठियां बन रही हैं
ये गांवों से जो है चीज़ों को लेकर जो है कि इन गोदामों तक पहुंचाया जाता था और फिर इन गोदामों से जो है कि जहाज के माध्यम से जो है उन देशों को भेज दिया जाता था। तो जहां जहां पुर्तगालियों ने अपनी कोठी बनाई है वहीं वहीं जो है कि डच भी अपनी कोठी बनाएंगे। और जब डच भी वो कोठी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली जिसका जो है अब तक जो है यहाँ पे प्रभुत्व है उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो दोनों के बीच में टकराव होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा। और पुर्तगालियों के पतन में, भारत में पुर्तगालियों के पतन में डचों ने भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से डचों ने जो है पुर्तगालियों के पतन में जो है अपनी भूमिका निभाई है, कहाँ कहाँ पे जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियाँ जो है बनी हैं, इसको भी हम जो है कि देखेंगे। और जो डचों का व्यापारिक स्वरूप था, डचों का जो व्यापारिक समूह वो था, स्वरूप था, वो क्या था, पुनर्निर्यात के ऊपर जो है आधारित था। पुनर्निर्यात क्या होता है ये पुनर्निर्यात? अब मैं इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लूं, जब आप किताब वगैरह पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा इन चीजों में। डच क्या करते थे, भारत से जो है सूती कपड़ा जो है कि लेते थे, खरीदते थे, और इस सूती कपड़े को कहाँ बेचते थे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे बेचते थे। और ये जो है, ये जो द्वीप है मसाला द्वीप कहलाते हैं। कौन से द्वीप कहलाते हैं, मसाला। यहाँ से वो जो है मसाले लेते थे, सूती कपड़ा यहाँ से उठाया, इसको बेचा, यहाँ पे लाभ कमाया, यहाँ से मसाले उठाए और उस मसाले को कहाँ पे, यूरोप में भेज देते थे। यानी दोहरा लाभ हुआ। इसी को पुनर्निर्यात जो है कि स्वरूप कहा जाएगा, व्यापारिक जो स्वरूप है। इस आधार पर डच जो है काफी चीजें जो है कि कमाते थे। तो यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने जो है कि क्या क्या व्यवस्थाएं की, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की चीजों को जीता, यहाँ पे अपने साम्राज्य को भी बनाया डच वालों ने। और भारत में क्यों जो है कि डच बहुत सीमित होके रह गए, आए अपने व्यापारिक कोठी बनाए, बेदारा का युद्ध होता है, उसमें जो है कि हार जाते हैं, अपनी चीज़ों को जो है कि अंग्रेजों को समर्पित कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं अपनी सारी चीज़ों को समर्पित करके। तो ये चीज़ें जो है कि धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। एक क्लास में जो है कि आपका डच खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में। और जो भी आप तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि धैर्य के साथ तैयारी करिए, हर चीज़ों को धैर्य के साथ जो है धारण करिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आप जो है कि अर्जुन को क्यों इतना महत्व देते हो, क्यों इतना मानते हो, उसकी हर बात का आप जवाब दोगे और उसको जो है सबसे प्रिय शिष्य आप बताते हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन के पास जो चीज़ है वो और किसी के पास नहीं है, वो चीज़ है उसका असीम धैर्य, पेशेंस, और यही उसको जो है महान बनाती है। वो हर चीज़ को जो है कि तन्मयता के साथ सीखता है और धैर्य के साथ जो है धारण करता है। यह चीज़ आपको भी अपनानी पड़ेगी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो धैर्य के साथ पढ़ो। एक दिन में कोई सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं होगा और ना ही एक दिन में प्रिपरेशन होगी। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जितना उसमें जो है घुसते जाओगे उतना ही आपको आनंद आएगा, और जब आपको उतना आनंद आएगा आप देखोगे कि तहलका मच जाएगा चीज़ों का। तो डचों को हम अगली क्लास में जो है कि डच पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे, वो कहाँ कहाँ पे है उसको बता देंगे। फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, उसको बताएंगे। फिर कर्नाटक वार को जो है बताया जाएगा, कर्नाटक के जो तीनों युद्ध हुए हैं उसको बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य जो है अपना प्रभुत्व जमाता है उसको बताएंगे।
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने जा रही है। और शेयर कर दिया करिए ताकि और भी बच्चों को फायदा हो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।